वेलकम टू द यूपीएससी बुक समरी सीरीज। इस सीरीज में हम स्टैंडर्ड बुक्स से यूपीएससी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से कवर करेंगे। आप इसे काम करते हुए वर्कआउट या जॉगिंग के दौरान भी सुन सकते हैं। यू आर वॉचिंग यूपीएससी सिविल 360। जस्ट प्लग इन and stay UPSC ready. Today's topic is emergency provisions, chapter 16 from the book Indian Polity by M. Lakshmikant. इस टॉपिक का समरी नोट्स और MCQs के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 आर्टिकल्स 352 से 360 में दिए गए हैं। ये प्रोविजंस काफी यूनिक लगते हैं, मतलब नॉर्मल टाइम्स में तो इनएक्टिव रहते हैं। इनका फंडामेंटल पर्पस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में? गवर्नमेंट को नेसेसरी पावर्स देना ताकि वो किसी भी एबनॉर्मल सिचुएशन को इफेक्टिवली हैंडल कर सके। एबनॉर्मल सिचुएशन जैसे कि वॉर हो गया या कोई इंटरनल रिवोल्ट हो गया या फिर कोई सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस। बेसिकली ये देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को सेफगार्ड करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अच्छा। और सबसे खास बात यह है कि इमरजेंसी के दौरान इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं टेम्पररी यूनिटरी बन जाता है। सेंटर को ओवरराइडिंग पावर्स मिल जाती हैं। फेडरल से यूनिटरी स्ट्रक्चर में शिफ्ट होना, ये तो बहुत सिग्निफिकेंट पावर है सेंटर के पास। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये कॉन्सेप्ट कहाँ से अडॉप्ट किया? कोई इंस्पिरेशन थी? हाँ, इसका इन्फ्लुएंस मुख्य रूप से जर्मनी के वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, जिसमें क्राइसिस के समय स्टेट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स देने के प्रोविजंस थे। ऑफ कोर्स इन्हें इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अडैप्ट किया गया है। अच्छा, तो इंडिया में ये प्रोविजंस यूज हुए हैं? हाँ, इंडिया में अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। 1962 में चाइना वॉर के टाइम, फिर 1971 में पाकिस्तान वॉर के दौरान जिससे बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ, और 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पर। हाँ, 1975 वाली इमरजेंसी तो काफी कंट्रोवर्शियल रही है ना? सुना है काफी डिबेट हुई थी उस पर। बिल्कुल, और उसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए शाह कमीशन भी सेटअप किया गया था। जनता पार्टी गवर्नमेंट ने 1977 में जस्टिस जेसी शाह की चेयरमैनशिप में ये कमीशन बनाया था। अच्छा, शाह कमीशन, इसका काम क्या था? इसका मैंडेट था 1975 इमरजेंसी के दौरान जो ज्यादतियां हुई, मतलब एक्सेसेस, मैल प्रैक्टिसेस और अब्यूजेस हुए हैं, उनकी जांच करना। कमीशन की फाइंडिंग्स काफी क्रिटिकल थीं और उन्हीं के रिस्पांस में फ्यूचर में मिसयूज रोकने के लिए इंपॉर्टेंट सेफगार्ड्स लाए गए। जैसे कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। एग्जैक्टली, वो बहुत महत्वपूर्ण था, उस पर हम आगे बात करेंगे। तो ब्रॉडली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप्स की इमरजेंसीज इनविजिज की गई हैं। हाँ, 3 टाइप्स। कौन कौन सी? प्रिसाइसली 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स हैं। नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 के तहत है। Right. ये वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन की वजह से लगती है। प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356। इसे स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। ये तब लगता है जब किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए। और नंबर 3 फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। ये तब लगती है जब इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट को खतरा हो। ओके, तो 3 टाइप्स है, नेशनल, स्टेट यानी प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। स्टार्टिंग विद नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352। ओके, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, ये पूरे देश की इमरजेंसी है। इसे ट्रिगर करने के स्पेसिफिक ग्राउंड्स क्या हैं? मतलब किन आधारों पर इसे लगाया जा सकता है? देखिए, प्रेसिडेंट इसे तब प्रोक्लेम कर सकते हैं जब उन्हें लगता है कि इंडिया या उसके किसी हिस्से की सिक्योरिटी को सीरियस थ्रेट है। ग्राउंड्स जो मेंशन किए गए हैं वो हैं, पहला वॉर यानी युद्ध, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन यानी बाहरी आक्रमण, और तीसरा आर्म्ड रिबेलियन यानी सशस्त्र विद्रोह। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि प्रेसिडेंट ये डिक्लेरेशन एक्चुअल घटना होने से पहले भी कर सकते हैं अगर वो सैटिस्फाइड हैं कि भाई इमिनेंट डेंजर है, मतलब सिर्फ खतरे की आशंका ही काफी है। अच्छा, इमिनेंट डेंजर पर भी। वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन तो समझ आता है, ये आर्म्ड रिबेलियन वाला ग्राउंड तो बाद में ऐड हुआ था, राइट? और क्या इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल इमरजेंसी जैसा कोई डिस्टिंक्शन भी है? हाँ, ये की हिस्टोरिकल पॉइंट है। ओरिजिनली तीसरा ग्राउंड इंटरनल डिस्टर्बेंस था, लेकिन 1975 में इसका मिसयूज हुआ क्योंकि ये टर्म काफी वेग था, मतलब अस्पष्ट था। हाँ, ये सुना है मैंने। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने इसे आर्म्ड रिबेलियन से रिप्लेस कर दिया। इससे ज्यादा स्पेसिफिक और ऑब्जेक्टिव हो गया। और हाँ, डिस्टिंक्शन है, जब इमरजेंसी वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन के ग्राउंड पर हो तो उसे एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं। ओके।
और जब आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पर हो तो उसे इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं। ये डिस्टिंक्शन फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट हो जाता है, जिसकी बात हम करेंगे। राइट ये 44th अमेंडमेंट तो काफी पिवटल लग रहा है यहाँ। इसने और क्या मेजर चेंजेस लाए नेशनल इमरजेंसी प्रोविजंस में? मुझे याद है आपने सेफगार्ड्स का जिक्र किया था। बिल्कुल, 44th अमेंडमेंट ने कई क्रूशियल सेफगार्ड्स इंट्रोड्यूस किए 1975 के एक्सपीरियंसेस सीखते हुए। पहला, रिटन रिकमेंडेशन। अब प्रेसिडेंट इमरजेंसी तभी डिक्लेयर कर सकते हैं जब यूनियन कैबिनेट यानी प्राइम मिनिस्टर और बाकी कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स उन्हें रिटन में रिकमेंड करें। सिर्फ पीएम की सलाह काफी नहीं है। अच्छा, ये तो बड़ा चेक है। हाँ, ताकि 1975 जैसा ना हो। दूसरा, पार्लियामेंट्री अप्रूवल। प्रोक्लेमेशन इशू होने के 1 मंथ के अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से अप्रूव होना जरूरी है। पहले ये टाइम लिमिट 2 मंथ्स थी। और अप्रूवल कैसे? सिंपल मेजॉरिटी? नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी से। मतलब हाउस की टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी और प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स का 2/3 मेजॉरिटी। ये हाई थ्रेशोल्ड है मिसयूज रोकने के लिए। गॉट इट, स्पेशल मेजॉरिटी। हाँ। और क्या सेफगार्ड्स थे? तीसरा, पीरियोडिक अप्रूवल। एक बार अप्रूव होने पर इमरजेंसी 6 मंथ्स तक चलेगी। इसे इंडेफिनेटली एक्सटेंड करने के लिए हर 6 मंथ्स पर पार्लियामेंट्री अप्रूवल स्पेशल मेजॉरिटी के साथ जरूरी है। पहले ये पीरियोडिक अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं था। हर 6 महीने में रिव्यू। ठीक है। ठीक है। चौथा, रिवोकेशन बाय लोकसभा। लोकसभा को पावर दी गई कि वो सिंपल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करके इमरजेंसी को डिसअप्रूव या रिवोक कर सकती है। इसके लिए लोकसभा के टोटल मेंबर्स के 1/10 मेंबर्स स्पीकर को या प्रेसिडेंट को, अगर सेशन नहीं चल रहा, रिटन नोटिस दे सकते हैं। फिर 14 डेज में स्पेशल सिटिंग बुलानी होती है। अच्छा, तो लोकसभा भी इसे खत्म कर सकती है। हाँ। और पांचवा, जुडिशियल रिव्यू। इमरजेंसी डिक्लेरेशन अब जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं है। कोर्ट से एग्जामिन कर सकते हैं कि डिक्लेरेशन मॉडिफाइड या बिल्कुल बाहरी ग्राउंड्स पर तो नहीं किया गया। मिनर्वा मिल्स केस जो 1980 का है, उसने भी इसे रीअफर्म किया। तो 44th अमेंडमेंट ने पार्लियामेंट्री और जुडिशियल ओवरसाइट काफी स्ट्रेंथन की। अच्छा, इससे पहले के अमेंडमेंट्स का क्या? 38th और 42nd ने क्या किया था? हाँ, वो भी रेलेवेंट है। 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 ने डिक्लेरेशन को जुडिशियल रिव्यू से इम्यून बना दिया था और प्रेसिडेंट को डिफरेंट ग्राउंड्स पर सिमल्टेनियसली अलग-अलग प्रोक्लेमेशंस इशू करने की पावर दी थी। ओह। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने प्रेसिडेंट को इनेबल किया था कि वो नेशनल इमरजेंसी के ऑपरेशन को इंडिया के किसी स्पेसिफिक पार्ट तक लिमिट कर सकें। 44th ने 38th के जुडिशियल रिव्यू वाले पार्ट को रिवर्स किया। अंडरस्टूड। अच्छा, एक प्रैक्टिकल सवाल। अगर प्रोक्लेमेशन के 1 मंथ के अप्रूवल विंडो के दौरान लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, तब क्या होगा? अच्छा सवाल है। अगर लोकसभा डिसॉल्व है या उस 1 महीने में डिसॉल्व हो जाती है बिना अप्रूव किए, तो प्रोक्लेमेशन नई लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग से 30 डेज तक सर्वाइव करता है। सिर्फ 30 डेज? हाँ, लेकिन कंडीशन ये है कि राज्यसभा ने उसे इस बीच अप्रूव कर दिया हो, क्योंकि वो तो परमानेंट हाउस है। फिर नई लोकसभा को उन 30 डेज के अंदर उसे स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूव करना होगा। क्लियर। अब आते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट पर। नेशनल इमरजेंसी के इफेक्ट्स क्या होते हैं? सेंटर स्टेट रिलेशंस और सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स पर क्या असर पड़ता है? एस्पिरेंट्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, इफेक्ट्स बहुत गहरे होते हैं और पावर बैलेंस सेंटर की तरफ झुक जाता है। पहला, सेंटर स्टेट एग्जीक्यूटिव रिलेशंस। सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड हो जाती है। वो किसी भी मैटर पर स्टेट को एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस दे सकता है, उन सब्जेक्ट्स पर भी जो नॉर्मली स्टेट के कंट्रोल में होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं होती, पर सेंटर के कंप्लीट कंट्रोल में आ जाती हैं। अच्छा, गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं होती? ओके। दूसरा, सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस। पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर भी कानून बनाने की पावर मिल जाती है। स्टेट लेजिस्लेचर की पावर सस्पेंड नहीं होती, लेकिन अगर पार्लियामेंट के कानून और स्टेट के कानून में कॉन्फ्लिक्ट हो तो पार्लियामेंट का कानून प्रिवेल करेगा। पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए ऐसे कानून इमरजेंसी खत्म होने के 6 मंथ्स बाद सीज हो जाते हैं। और अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो प्रेसिडेंट स्टेट सब्जेक्ट्स पर ऑर्डिनेंसेस भी इशू कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव पावर कॉन्करेंट हो जाती है इफेक्टिवली। ठीक है। फाइनेंशियल रिलेशंस। तीसरा, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। प्रेसिडेंट सेंटर और स्टेट्स के बीच रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब स्टेट्स को जो फाइनेंशियल ट्रांसफर मिलता है उसे कम या कैंसिल किया जा सकता है। ओह। ये मॉडिफिकेशंस उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ऑपरेट करते हैं जिसमें इमरजेंसी सीज होती है,
और प्रेसिडेंट के हर ऐसे ऑर्डर को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने रखना पड़ता है। और लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की लाइफ पर क्या असर होता है? चौथा, लाइफ ऑफ लेजिस्लेचर्स। पार्लियामेंट कानून बनाकर लोकसभा का टर्म एक बार में 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकती है। ऐसा कितनी भी बार किया जा सकता है। सिमिलरली, स्टेट असेंबली का टर्म भी पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन ये एक्सटेंशन इमरजेंसी सीज होने के बाद मैक्सिमम 6 मंथ्स तक ही वैलिड रहता है। ये सेंटर स्टेट रिलेशंस पर तो बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट है। अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स पर। आर्टिकल 358 और 359 का क्या रोल है? ये अक्सर कंफ्यूज करता है। हाँ, ये बहुत क्रूशल है। इसे ठीक से समझते हैं। पहला है आर्टिकल 358। ये स्पेसिफिकली आर्टिकल 19 से डील करता है, जिसमें 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली वगैरह। जब नेशनल इमरजेंसी वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर प्रोक्लेम होती है, तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। इसके लिए कोई अलग से ऑर्डर नहीं चाहिए। ऑटोमेटिकली? ओके। हाँ, लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद ये ऑटोमेटिक सस्पेंशन तब नहीं होता जब इमरजेंसी आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पर डिक्लेयर की गई हो। ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। और एक और बात, 44th अमेंडमेंट ने यह भी जोड़ा कि सिर्फ इमरजेंसी से रिलेटेड लॉज ही आर्टिकल 19 के तहत चैलेंज से प्रोटेक्टेड रहेंगे। इमरजेंसी खत्म होते ही आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाता है। ठीक है। तो आर्टिकल 359 सिर्फ आर्टिकल 19 के लिए है, और वो भी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन वाली इमरजेंसी में, ऑटोमेटिक, आर्म्ड रिबेलियन में नहीं। अब आर्टिकल 359। एग्जैक्टली। अब आर्टिकल 359 ये प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वो एक ऑर्डर जारी करके स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट को सस्पेंड कर दें। मतलब राइट्स खुद सस्पेंड नहीं होते, बल्कि उन्हें एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट जाने का राइट सस्पेंड हो जाता है। अच्छा, ये इन्फोर्समेंट का सस्पेंशन है, राइट का नहीं। बिल्कुल। और यहां भी 44th अमेंडमेंट ने एक बहुत बड़ा चेंज किया। प्रेसिडेंट आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस और आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के एनफोर्समेंट को सस्पेंड नहीं कर सकते। ये दोनों राइट्स इमरजेंसी में भी एनफोर्सेबल रहते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सेफगार्ड है। आर्टिकल 20 एंड 21 ऑलवेज अवेलेबल। हाँ, ये बहुत बड़ा सेफगार्ड है। प्रेसिडेंट का ये ऑर्डर पार्लियामेंट से अप्रूव कराना होता है। सस्पेंशन पूरी इमरजेंसी ड्यूरेशन या शॉर्टर पीरियड के लिए और पूरे देश या उसके किसी पार्ट के लिए हो सकता है। और यहां भी 44th अमेंडमेंट के तहत सिर्फ इमरजेंसी से रिलेटेड लॉज को ही प्रोटेक्शन मिलती है। तो अगर समराइज करें, की डिफरेंस क्या है 358 और 359 में? मेन डिफरेंसेस ये हैं। 358 सिर्फ आर्टिकल 19 से डील करता है। 359 उन स्पेसिफाइड एफआर से जिनका एनफोर्समेंट प्रेसिडेंट के ऑर्डर से सस्पेंड हुआ है, एक्सेप्ट 20 एंड 21। 358 में सस्पेंशन ऑटोमेटिक है वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पे। 359 में प्रेसिडेंट को ऑर्डर इशू करना पड़ता है। 358 आर्टिकल 19 को कंप्लीटली सस्पेंड करता है इन इफेक्ट। 359 एफआरस के एनफोर्समेंट को सस्पेंड करता है। और आर्टिकल 20 और 21 का प्रोटेक्शन 359 के तहत भी एब्सोल्यूट है। क्रिस्टल क्लियर। ये डिस्टिंक्शन समझना बहुत जरूरी था। अब चलते हैं अगली टाइप की इमरजेंसी पर। प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356। ओके, अब आते हैं आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल पर। ये वाली इमरजेंसी तो नेशनल इमरजेंसी से कहीं ज्यादा बार लगी है और काफी कंट्रोवर्शियल भी रहती है। इसके ग्राउंड्स क्या हैं? किसी स्टेट में इसे कब लगाया जा सकता है? हाँ, आर्टिकल 356 वाकई काफ़ी डिबेटेड रहा है। इसके ग्राउंड्स आर्टिकल 355, 356 और 365 में मिलते हैं। आर्टिकल 355 सेंटर पर यह ड्यूटी डालता है कि वो इंश्योर करे कि हर स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग चल रही है। आर्टिकल 356 खुद प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि अगर वो सैटिस्फाइड हैं, चाहे गवर्नर की रिपोर्ट पर या अदरवाइज, मतलब किसी और सोर्स से, कि ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल पा रही है, तो वो प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते हैं। इसे कहते हैं फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ये थोड़ा सब्जेक्टिव नहीं लगता? लगता है, और इसी वजह से ये कंट्रोवर्शियल रहा है। एक और ग्राउंड आर्टिकल 365 में है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के दिए गए डायरेक्शंस को कंप्लाई करने में फेल होती है, तो भी प्रेसिडेंट ये मान सकते हैं कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है और प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है। ओके, तो अप्रूवल प्रोसेस क्या है इसका? नेशनल इमरजेंसी से अलग है? हाँ, अलग है। प्रोक्लेमेशन इशू होने के 2 मंथ्स के अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से अप्रूव होना जरूरी है। नेशनल इमरजेंसी में ये 1 मंथ था
और यहाँ अप्रूवल के लिए सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, स्पेशल मेजॉरिटी नहीं। अच्छा, 2 महीने और सिंपल मेजॉरिटी, ये तो नेशनल इमरजेंसी से काफी इजियर लगता है अप्रूव कराना। बिल्कुल, सिंपल मेजॉरिटी मतलब हाउस में प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स का मेजॉरिटी। एक बार अप्रूव होने पर ये 6 महीने तक चलता है। इसे हर 6 महीने पर पार्लियामेंट्री अप्रूवल से एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 साल तक ही। मैक्सिमम 3 साल? पर इसमें भी कोई चेक है? 3 साल तो काफी लंबा टाइम है। हाँ है, 3 साल की लिमिट तो है ही। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट 44th अमेंडमेंट ने एक कंडीशन डाली है। प्रेसिडेंट्स रूल को 1 ईयर से आगे एक्सटेंड करने के लिए 2 कंडीशंस में से एक पूरी होनी चाहिए। या तो देश में या उस स्टेट में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, या फिर इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करें कि स्टेट में इलेक्शंस कराना डिफिकल्ट है। अच्छा, 1 साल के बाद ये कंडीशंस अप्लाई होंगे, ठीक है। और इसे रिवोक कैसे करते हैं? रिवोकेशन सिंपल है। प्रेसिडेंट इसे कभी भी रिवोक कर सकते हैं एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन से। इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। ओके, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट का क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी से ये फंडामेंटली कैसे डिफरेंट है स्टेट पर इम्पैक्ट के मामले में? कॉन्सिक्वेंसेस स्टेट की ऑटोनॉमी के लिए काफी ड्रास्टिक होते हैं, शायद नेशनल इमरजेंसी से भी ज्यादा डायरेक्ट। पहला, प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट के सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और गवर्नर की पावर्स अज्यूम कर लेते हैं। दूसरा, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसमिस कर दी जाती है। गवर्नर फिर प्रेसिडेंट के बिहाफ पर स्टेट को एडमिनिस्टर करते हैं, एडवाइजर्स या चीफ सेक्रेटरी की मदद से। मिनिस्टर्स डिसमिस्ड, ओके। तीसरा, और ये बड़ा डिफरेंस है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या तो सस्पेंड होती है, मतलब सस्पेंडेड एनिमेशन में, या डिसॉल्व कर दी जाती है, जिसके बाद फ्रेश इलेक्शंस होते हैं। नेशनल इमरजेंसी में असेंबली फंक्शन करती रहती है। असेंबली सस्पेंड या डिसॉल्व, ये बहुत बड़ा स्टेप है। हाँ। चौथा, स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट को मिल जाती है। पार्लियामेंट चाहे तो ये पावर प्रेसिडेंट या किसी और अथॉरिटी को डेलीगेट भी कर सकती है। ऐसे कानून प्रेसिडेंट्स एक्ट कहलाते हैं। पांचवां, फंडामेंटल राइट्स पर प्रेसिडेंट्स रूल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और छठा, स्टेट हाई कोर्ट के स्टेटस, पावर्स, फंक्शंस पर कोई असर नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट रहता है। स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस करना, असेंबली डिसॉल्व करना, ये तो बहुत बड़ी पावर्स हैं सेंटर के पास। ये जरूर जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता होगा, खासकर पॉलिटिकल मिसयूज के पोटेंशियल को देखते हुए। यहाँ एसआर बोम्मई केस 1994 का जिक्र जरूरी है ना? एब्सोल्युटली क्रूशियल केस है। एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस लैंडमार्क जजमेंट में आर्टिकल 356 के मिसयूज को रोकने के लिए सिग्निफिकेंट गाइडलाइंस दी। पहला, जुडिशियल रिव्यू। प्रेसिडेंट की सैटिस्फैक्शन जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। कोर्ट देख सकता है कि ये रेलेवेंट मटेरियल पर बेस्ड है या मालाफाइड, परवर्स या एक्सट्रेनियस ग्राउंड्स पर। बर्डन सेंटर पर है कि वो रेलेवेंट मटेरियल का एग्जिस्टेंस प्रूव करे। अच्छा, तो प्रेसिडेंट की सैटिस्फैक्शन एब्सोल्यूट नहीं है? नहीं। दूसरा, नो डिसोल्यूशन बिफोर अप्रूवल। स्टेट असेंबली को पार्लियामेंट के अप्रूवल से पहले डिसॉल्व नहीं किया जाना चाहिए, सिर्फ सस्पेंड किया जा सकता है। अगर पार्लियामेंट अप्रूव ना करे तो असेंबली रीएक्टिवेट हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसोल्यूशन फाइनल स्टेप है। तीसरा, फ्लो टेस्ट इज सुप्रीम। किसी गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है या नहीं, ये हाउस के फ्लोर पर टेस्ट होना चाहिए, गवर्नर की सब्जेक्टिव असेसमेंट पर नहीं। चौथा, रेस्टोरेशन पॉसिबल। अगर कोर्ट पाता है कि प्रोक्लेमेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, तो वो डिसमिस की गई गवर्नमेंट और डिसॉल्व्ड या सस्पेंड की गई असेंबली को रिस्टोर कर सकता है। और पांचवा, सेक्युलरिज्म। कोर्ट ने कहा कि सेक्युलरिज्म बेसिक फीचर है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट एंटी सेक्युलर पॉलिसीज फॉलो करती है, तो वो आर्टिकल 356 के तहत एक्शन का ग्राउंड बन सकता है। वाओ, बम्बई केस ने तो आर्टिकल 356 के एप्लीकेशन को काफी हद तक डिसिप्लिन किया है। क्या इसने सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर प्रॉपर और इम्प्रॉपर यूज के ग्राउंड्स भी बताए थे? जजमेंट ने सरकारिया कमीशन रिपोर्ट को रेफरेंस देते हुए इम्प्लिसिटली ये डिस्टिंक्शंस क्लियर किए। जैसे एक्सेप्टेबल ग्राउंड्स हो सकते हैं हंग असेंबली जहां कोई सरकार ना बन पा रही हो, स्टेट का सेंटर के कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शंस फॉलो ना करना, इंटरनल सबवर्जन जहां स्टेट गवर्नमेंट जानबूझ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही हो, या फिजिकल ब्रेकडाउन जहां स्टेट गवर्नमेंट अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी ना कर पाए। और अनएक्सेप्टेबल ग्राउंड? अनएक्सेप्टेबल ग्राउंड्स हो सकते हैं मिनिस्ट्री रिजाइन करने पर ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर किए बिना रूल लगा देना, गवर्नर का फ्लोर टेस्ट का मौका दिए बिना अपनी असेसमेंट पर रूल रेकमेंड करना, माइनर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के लिए यूज करना।
मैल एडमिनिस्ट्रेशन या करप्शन के आरोपों पर लगाना, ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर नहीं। या रेक्टिफिकेशन के लिए प्रायर वार्निंग ना देना, या फिर इंट्रा पार्टी डिस्प्यूट सेटल करने के लिए यूज करना। बम्बई जजमेंट ने इन प्रिंसिपल्स को इफेक्टिवली कोडिफाई किया। ये जानना बहुत जरूरी था, स्पेशली द बम्बई गाइडलाइंस। अब लास्ट टाइप की इमरजेंसी पर आते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। ये कब लगती है? इसकी नौबत कब आती है? आर्टिकल 360 प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि अगर वो सेटिस्फाइड हैं कि ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है जिससे इंडिया या उसके किसी पार्ट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट को खतरा है, तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। थ्योरेटिकली ये सेटिस्फैक्शन भी जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट है। ओके, और इसका अप्रूवल और ड्यूरेशन प्रोसेस, क्या ये भी बाकियों जैसा है? अप्रूवल प्रोसेस प्रेसिडेंट्स रूल जैसा है। इश्यू होने के 2 मंथ्स के अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूव होना जरूरी है, लेकिन ड्यूरेशन यूनिक है। यूनिक कैसे? एक बार अप्रूव होने के बाद ये इंडेफिनिटली कंटिन्यू रहती है जब तक इसे रिवोक न किया जाए। इसके लिए कोई मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं है और रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं होती हर 6 महीने में। इनडेफिनिट ड्यूरेशन बिना पीरियोडिक चेक के, ये तो काफी ड्रास्टिक लगता है। तो रिवोक कैसे होती है और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? रिवोकेशन सिंपल है। प्रेसिडेंट इसे कभी भी एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन से रिवोक कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए। इफेक्ट्स मेनली फाइनेंशियल होते हैं। पहला, सेंटर की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सटेंड हो जाती है। सेंटर किसी भी स्टेट को फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, वित्तीय औचित्य के कैनन्स ऑब्जर्व करने के लिए डायरेक्शंस दे सकता है। दूसरा, प्रेसिडेंट अन्य जरूरी डायरेक्शंस भी दे सकते हैं, जैसे स्टेट्स को निर्देश देना कि स्टेट में सर्विस करने वाले सभी या किसी क्लास के पर्सन्स की सैलरीज और अलाउंसेस रिड्यूस करें। स्टेट्स को निर्देश देना कि सभी मनी बिल्स या अन्य फाइनेंशियल बिल्स को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रखें स्टेट लेजिस्लेचर से पास होने के बाद। स्टेट एम्प्लॉइज की सैलरी कट और सेंट्रल लेवल पर? हाँ, तीसरा पॉइंट यही है। प्रेसिडेंट यूनियन में सर्विस करने वाले सभी या किसी क्लास के पर्सन्स की सैलरीज और अलाउंसेस रिड्यूस करने के लिए डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं, और इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस भी इंक्लूडेड हैं। जजेस की सैलरीज भी? ये तो वाकई सिवियरिटी दिखाता है इस इमरजेंसी की। क्या इंडिया में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है? फॉर्चुनेटली नहीं। अब तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की नौबत नहीं आई है। 1991 में सिवियर इकोनॉमिक क्राइसिस था, पर तब भी इसे इन्वोक नहीं किया गया। ये प्रोविजन वाकई ग्रेवेस्ट फाइनेंशियल थ्रेट्स के लिए रिजर्व्ड है। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको ऑल एनसीईआरटीज, एम लक्ष्मीकांत, आर.एस. शर्मा, नितिन सिंघानिया, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।